बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत समकालीन भारत विषय का दूसरा अध्याय भारत का भौतिक स्वरूप। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न के कुछ विकल्प दिए हुए हैं जिनमें से आपको सही विकल्प चुनना है। और आप देख सकते हैं पहले प्रश्न का फर्स्ट पार्ट है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर आपके लिए विकल्प हैं बच्चों, क है तट, ख है प्रायद्वीप, ग है द्वीप और घ है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है यहाँ पर आपका ख है प्रायद्वीप, सही है। इसके बाद सेकंड पार्ट है बच्चों, और इसमें पूछा है यहाँ पर, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम। और ये 4 विकल्प हैं आपके लिए यहाँ पर, क है हिमाचल, ख है पूर्वांचल, ग उत्तराखंड और घ है इनमें से कोई नहीं। तो आप समझ सकते हैं इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए उत्तर बता देते हैं आपको। उत्तर होगा यहाँ पर आपका ख है पूर्वांचल, सही है। आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों पहले प्रश्न का थर्ड पार्ट है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी। और क है कोरोमंडल, ख है कन्नड़, ग कोंकण और घ है उत्तरी सरकार। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा। उत्तर होगा आपका कन्नड़। आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले प्रश्न का फोर्थ पार्ट है बच्चों, यहाँ पर पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर। और क है अनाईमुडी, ख है महेंद्रगिरी, ग है कंचनजंगा और घ खासी। तो इनमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। क्या होगा आपका उत्तर, आप उत्तर में लिख सकते हैं महेंद्रगिरी। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका शुरू हो जाता है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं। उत्तर आप क्या लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे भूगर्भीय प्लेटें पृथ्वी की ठोस परत के नीचे मौजूद पारंपरिक धाराएं इसकी परपटी या स्थलमंडल को कई बड़े भागों में बांटती है। इन भागों को टेक्टोनिक या स्थलमंडल प्लेट कहा जाता है। आइए बात समझ में। इस प्रकार से आप अपने पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। फिर आता है आपका दूसरा प्रश्न, और इसमें पूछा है, आज के कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे। तो उत्तर में क्या लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे गोंडवाना भूमि में वर्तमान भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका एक ही भूखंड में शामिल थे। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। फिर आता है तीसरा प्रश्न, यहाँ पर भाबर क्या है। उत्तर लिखेंगे भाबर वह तंग पट्टी है जिसका निर्माण कंकड़ों के जमा होने से होता है, जो शिवालिक की ढलान के समांतर सिंधु एवं तिस्ता नदियों के बीच पाई जाती हैं। इस पट्टी का निर्माण पहाड़ियों से नीचे उतरते समय विभिन्न नदियों द्वारा किया जाता है। सभी नदियां भाबर पट्टी में आकर विलुप्त हो जाती हैं। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप अपने इस तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, याद भी करें साथ साथ। फिर आता है आपका चौथा प्रश्न है यहाँ पर, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। उत्तर लिखेंगे हिमालय विश्व की सर्वाधिक ऊंची एवं मजबूत बाधाओं को प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। और नंबर 1 लिखेंगे आप महान या आंतरिक हिमालय अथवा हिमाद्री। इसमें लिखेंगे सबसे उत्तरी भाग जिसे महान या आंतरिक हिमालय अथवा हिमाद्री कहा जाता है। दूसरा लिखेंगे हिमाचल या निम्न हिमालय। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। यह श्रृंखला मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित कायांतरित चट्टानों से बनी है। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे बड़ी एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रृंखला का निर्माण करती है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं जैसे धौलाधार और महाभारत श्रृंखलाएं हैं। आई बात समझ में। इसके बाद लिखेंगे नंबर 3 पर शिवालिक। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। यह गिरिपथ श्रृंखला है तथा हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपना उत्तर। फिर होता है बच्चों यहाँ पर 5वां प्रश्न शुरू, और इसमें पूछा है, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है। उत्तर क्या लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे मालवा का पठार। ठीक है। और छठा प्रश्न है आपका, भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। तो उत्तर में लिखेंगे लक्षद्वीप समूह।
इस प्रकार से आप अपने उत्तर लिखते चले जाएं। फिर आता है यहाँ पर तीसरा प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पर जो है 1 नंबर पर अपसारी और अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें, 2 नंबर पर बांगर और खादर, 3 पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो यहाँ पर आपने अंतर बताना है। तो यहाँ पर आपको उत्तर बताना है। सबसे पहले लिखेंगे आप अपसारी तथा अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें और एक टेबल सी बना लेंगे जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों। इसके लिए एक तरफ लिखेंगे आप अपसारी भूगर्भीय प्लेटें और दूसरी तरफ अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें, और फिर लिखना शुरू करेंगे वे प्लेटें जो एक दूसरे की ओर आती हैं तथा अपसारी परिसीमा का निर्माण करती हैं उन्हें अपसारी भूगर्भीय प्लेट कहा जाता है। इधर लिखेंगे वे प्लेटें जो एक दूसरे से दूर जाती हैं तथा अपसारी परिसीमा का निर्माण करती है उन्हें अभिसारी भूगर्भीय प्लेट कहा जाता है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिखते चले जाएं। इसके बाद दूसरे नंबर पे लिखेंगे आप बांगर या खादर। तो इधर लिखेंगे बांगर, इधर लिखेंगे खादर, और नंबर 1 लिखेंगे बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, जबकि इधर लिखेंगे नई जलोढ़ को खादर कहा जाता है। फिर यहाँ पर नंबर 2 लिखेंगे यह मृदा नदी के बेसिन से दूर पाई जाती है, और खादर में लिखेंगे यह मृदा नदी के बेसिन के पास पाई जाती है। नंबर 3 पर लिखेंगे बांगर में यह भूमि कम उपजाऊ होती है तथा खेती के लिए आदर्श नहीं है। खादर में लिखेंगे नंबर 3 यह मृदा बहुत उर्वर होती है तथा कृषि के लिए आदर्श मानी जाती है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिखते चले जाएं। इसके बाद लिखेंगे थर्ड का पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट। इधर लिखेंगे बच्चों पूर्वी घाट और यहाँ पर लिखेंगे पश्चिमी घाट। नंबर 1 लिखेंगे पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय भारत की पूर्वी भुजा का निर्माण करता है, जबकि यहाँ पर लिखेंगे पश्चिमी घाट में पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी भुजा का निर्माण करता है। नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे इस घाट की ढलानों पर वर्षा कम है, और यहाँ पर लिखेंगे इस घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी घाट की अपेक्षा वर्षा कम होती है। तीसरा लिखेंगे पूर्वी घाट कोरोमंडल तट के समांतर है, और यहाँ पर लिखेंगे पश्चिमी घाट मालाबार तट के समांतर है। नंबर 4 लिखेंगे बच्चों पूर्वी घाट सतत नहीं है, वह अनियमित है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसको काट दिया है। और यहाँ पर लिखेंगे पश्चिमी घाट में वे सतत हैं तथा इनको केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। 5वां पॉइंट लिखेंगे ये बंगाल की खाड़ी के समांतर स्थित हैं, और यहाँ पर लिखेंगे ये अरब सागर के समांतर स्थित हैं। 6वां पॉइंट लिखेंगे इसकी सबसे अधिक ऊंची पहाड़ियों में महेंद्रगिरी व जवादी शामिल है, और यहाँ पर लिखेंगे इसकी सबसे अधिक ऊंची चोटियों में अनाईमुडी एवं डोडा बेटा शामिल है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिखते जाएं और आपका इस प्रश्न का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न आता है बताइए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था। जानते हैं आप कैसे हुआ था? उत्तर लिखेंगे दक्षिणी गोलार्ध के विशाल महाद्वीप का काल्पनिक नाम गोंडवाना भूमि है। ऐसा माना जाता है कि लाखों वर्ष पहले भारत एक बड़े महाद्वीप गोंडवाना भूमि का भाग था। सबसे प्राचीन भूखंड यानी कि प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। वर्तमान ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका भी इसी भूखंड में शामिल थे। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था। समवहनीय धाराओं के कारण इसकी भूप्रपट्टी कई टुकड़ों में टूट गई, जिससे इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग होकर उत्तर की ओर सरक गई। प्लेट विवर्तन सिद्धांत के अनुसार भूप्रपट्टी पहले एक ही विशालकाय महाद्वीप था जिसे पैंजिया कहा जाता था। उत्तरी भाग में अंगारा भूमि थी, दक्षिणी भाग में गोंडवाना भूमि। भूप्रपट्टी के नीचे मौजूद पिघले हुए पदार्थ ने भूप्रपट्टी या लिथोस्फीयर को कई बड़े टुकड़ों में बांट दिया, जिन्हें लिथोस्फेरिक या टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। जो अवसादी चट्टान टक्कर के कारण वलित होकर इकट्ठे हो गए उन्हें टेंथीस के नाम से जाना जाता है। गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट उत्तर में यूरेशियन प्लेट की ओर खिसक गई। यह दो प्लेटों में टकराव का कारण बना और इस टकराव के कारण टेंथीस की अवसादी चट्टानें वलित होकर पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला तथा हिमालय के रूप में उभर गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने चौथे प्रश्न का उत्तर। पांचवा प्रश्न है बच्चों भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीप पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है? तो यहाँ पर भी आपको अंतर बताना है। उत्तर में आप सबसे पहले इस प्रकार से लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे नंबर 1 हिमालयी पर्वत, नंबर 2 उत्तर के मैदान, नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार, नंबर 4 भारतीय मरुस्थल, नंबर 5
तटीय मैदान। नंबर 6 लिखेंगे द्वीप समूह, हिमालयी क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में अंतर नीचे दिया गया है। ठीक है, इसके लिए बच्चों आप एक टेबल सी बना लेंगे जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, और एक तरफ लिखेंगे हिमालयी क्षेत्र, दूसरी तरफ लिखेंगे प्रायद्वीपीय पठार, और नंबर 1 पर लिखेंगे विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वतों एवं गहरी घाटियों से मिलकर बना है। तो इधर लिखेंगे चौड़ी एवं छिछली घाटियों तथा गोलाकार पहाड़ियों से मिलकर बना है। नंबर 2 पर लिखेंगे इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट व यूरेशियन प्लेट के टक्कर के कारण बना, और इधर लिखेंगे गोंडवाना भूमि के टूटने व खिसकने के कारण बना। नंबर 3 पर लिखेंगे हिमालय क्षेत्र में तलहटी चट्टानों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार में लिखेंगे नंबर 3 आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों से बना है। नंबर 4 पर लिखेंगे हिमालय क्षेत्र में भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह अस्थिर क्षेत्र में आता है, और प्रायद्वीपीय पठार में लिखेंगे नंबर 4 भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह स्थिर क्षेत्र में आता है। और 5वां लिखेंगे ये विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत हैं। यहाँ पर लिखेंगे मध्य उच्च भूमि नीची पहाड़ियों से बना है, और इनमें कोई भी चोटी विश्वविख्यात ऊंचाई की नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे फिर नंबर 6 में हिमालय से बहुत सी प्रसिद्ध नदियाँ निकलती हैं जैसे सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र, और इधर लिखेंगे नंबर 6 पर नर्मदा व ताप्ती जैसी कुछ ही नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। नंबर 7 लिखेंगे यहाँ पर ये सिंधु व गंगा के मैदान के सिरे पर बने हुए हैं, और इधर लिखेंगे ये दक्कन के पठार के सिरे पर बने हुए हैं। 8वां पॉइंट लिखेंगे बच्चों शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल आदि पहाड़ी स्थल हिमालय में पाए जाते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे 8वें नंबर पर यहाँ कोई विख्यात पहाड़ी स्थल नहीं पाया जाता। और 9 पर लिखेंगे इनकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, और इधर लिखेंगे 9 नंबर पर इस पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 है। और यहाँ पर 10वां पॉइंट लिखेंगे बच्चों ये नवीन वलित पर्वत है, जबकि इधर 10वीं पर लिखेंगे ये प्राचीन काल से ही अपरदन के चरण में है। 11वां पॉइंट लिखेंगे बच्चों ये बहुत से महाखंड एवं यू आकार की घाटियों से बने हैं। इधर लिखेंगे 11वें पे पठार को कई नदियों द्वारा बुरी तरह काट दिया गया है। 12वां पॉइंट लिखेंगे इनमें बहुत कम खनिज पाए जाते हैं, और इधर लिखेंगे ये खनिजों का भंडार है। 13वां पॉइंट लिखेंगे सभी 12मासी नदियों का उद्गम हिमालय से ही होता है, और यहाँ लिखेंगे इन पठारों से निकलने वाली नदियाँ बरसाती हैं। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिखेंगे बच्चों, एक टेबल सी बना लें और अच्छे से लिखें, इन्हें याद भी करें। इसके बाद आगे आता है आपका 6ठा प्रश्न। यहाँ पर भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए, और उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे बच्चों। उत्तर लिखेंगे यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपदों पर एक विशाल बेसिन में जलोढ़ का निक्षेप होने पर उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। यह मैदान 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। समृद्ध मृदा के आवरण, भरपूर पानी की आपूर्ति एवं अनुकूल जलवायु ने उत्तरी मैदान को कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उपजाऊ भाग बना दिया है। इसी कारण यहाँ का जनसंख्या घनत्व भारत के सभी भौगोलिक विभाजनों की अपेक्षा इस क्षेत्र में सर्वाधिक है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब कहा जाता है। गंगा का मैदान घाघर एवं तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। यह उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुछ भाग एवं पश्चिमी बंगाल के पूर्व में फैला हुआ है। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों अपने इस 6ठे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर है फिर 7वां प्रश्न। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए, और किस पर लिखनी है ये आपके लिए नंबर 1 भारतीय मरुस्थल, नंबर 2 मध्य उच्च भूमि, नंबर 3 भारत के द्वीप समूह। और उत्तर में आप इस प्रकार से लिखते चले जाएंगे बच्चों। नंबर 1 लिखेंगे पहले भारतीय मरुस्थल, फिर लिखेंगे इसे थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। यह अरावली की पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे की ओर स्थित है। यह बालू के टिब्बों से भरा हुआ रेतीला मैदान है। यहाँ पूरे वर्ष में 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यह पूरे राजस्थान में फैला हुआ है। इसकी जलवायु शुष्क है। यहाँ वनस्पति भी बहुत कम है। वर्षा ऋतु में कुछ समय तक कई सरिताएँ अर्थात नदियाँ नजर आती हैं, जो वर्षा रुकने के साथ ही विलुप्त हो जाती हैं। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है। अर्धचंद्राकार रेत के टिब्बे जिन्हें बरकान कहा जाता है भारतीय मरुस्थल की प्रमुख विशेषताएं हैं, और ऊंट मरुस्थल का सबसे महत्वपूर्ण जानवर है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यहाँ पर भारतीय मरुस्थल के बारे में।
इसके बाद बच्चों बात करते हैं मध्य उच्च भूमि, यानी कि दूसरा बिंदु है आपका मध्य उच्च भूमि, और यहाँ पर हेडिंग डाल के लिख सकते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र का वह भाग जो नर्मदा नदी के उत्तर में पड़ता है और मालवा के पठार के एक बड़े हिस्से पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। यह दक्षिण में विंध्य श्रेणी और उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियों से घिरा है। आगे जाकर यह पश्चिम में भारतीय मरुस्थल से मिल जाता है, जबकि पूरब दिशा में इसका विस्तार छोटा नागपुर के पठार द्वारा प्रकट होता है। इस क्षेत्र में नदियाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर बहती हैं। इस क्षेत्र के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड, बाघेलखंड और छोटा नागपुर पठार कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार आग्नेय चट्टानों से बना है। आग्नेय चट्टानों में खनिज भरपूर मात्रा में होते हैं और इसलिए इस पठार को खनिजों का भंडार कहा जाता है। आई बात समझ में? इस प्रकार से लिख सकते हैं आप मध्य उच्च भूमि के बारे में। इसके बाद बच्चों आगे आता है तीसरे नंबर पर भारत के द्वीप समूह, और यहाँ पर आप लिखेंगे लक्षद्वीप मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। पहले इनको लकाद्वीप, निकाय और एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कावरत्ती में है। यह द्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। इस द्वीप समूह पर पौधों एवं जीवों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों भारत के द्वीप समूह के बारे में। अब इसके बाद आता है बच्चों आपका मानचित्र कौशल। आप देख रहे हैं यहाँ पर भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित दिखाइए, और क्या क्या दिखाना है। नंबर 1 पर्वत शिखर जैसे कि केटू, कंचनजंगा, नांगा पर्वत, अनाई मुडी, और नंबर 2 पठार बताने आपको शिलोंग, छोटा नागपुर, मालवा तथा बुंदेलखंड। नंबर 3 पर आपको ये सब बताना है बच्चों थार मरुस्थल, पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप समूह, गंगा यमुना दोआब और कोरोमंडल तट। तो आप किस प्रकार से बताएंगे, यहाँ पर आप जो है मानचित्र में देख सकते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में आपको इस प्रकार का एक मानचित्र देखने को मिलेगा। आप उसे देख सकते हैं बच्चों और उसे ठीक इसी प्रकार से बनाते चले जाएं। इसके बाद इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं हिमालय पर्वत का एक मानचित्र होगा आपकी पाठ्य पुस्तक में, आप इसे बना सकते हैं। आई बात समझ में? और इसके बाद आगे आता आपके लिए क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्न हैं। दी गई वर्ग पहेली में कुछ शिखरों, दर्रों, श्रेणियों, पठारों, पहाड़ियों एवं घाटियों के नाम छुपे हैं। उन्हें ढूंढिए और ज्ञात कीजिए ये आकृतियाँ कहाँ स्थित हैं। आप अपनी खोज क्षैतिज, ऊर्ध्वाकार या विकर्णीय दिशा में कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके लिए वर्ग पहेली दी हुई है और आपको इसे हल करना है बच्चों। तो किस प्रकार से करेंगे आप ध्यान दें। इस प्रकार से लिख सकते हैं आप ऊर्ध्वाकार में लिखेंगे छोटा नागपुर, ठीक है, कोंकण, मालवा, सिपल्लिका, बोमडिला, सतपुरा, और इधर लिख सकते हैं अरावली, जयंतिया, नीलगिरी, विंध्या और सह्याद्री। और क्षैतिज में आप लिखेंगे नथुला, गारो, अनाईमुडी, पाटली, और इधर को लिख सकते हैं कार्डिमोम, कंचनजुंगा, एवरेस्ट और थार। तो इस प्रकार से आप इनको जो यहाँ से वर्ग पहेली में से ढूंढ सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 9 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत समकालीन भारत विषय के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं फिर अगले पाठ में कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।